नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात पन्ना से खबर है जहां पर रफ्तार का कहर नजर आया है। पिकअप वाहन ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी है। एजेंसी के बाहर ही ट्रैक्टर जो खड़े हुए थे इन्हीं को टक्कर मार दी है। बेकाबू हो गया था पिकअप वाहन और ट्रैक्टरों से वो टकरा गया। शराब के नशे में ड्राइवर वाहन चला रहा था और टक्कर मारकर बीच सड़क में डिवाइडर से यह पिकअप वाहन टकरा गया। और ये पूरी जो घटना है इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देखिए जरा पिकअप वाहन जो है कैसे अनियंत्रित होकर और तेज गति से आता हुआ नजर आ रहा है और जो ट्रैक्टर एजेंसी के बाहर खड़े रहते हैं उसको पहले यह टक्कर मारता और उसके बाद जाकर डिवाइडर जो दूसरी तरफ है, टक्कर लगने के बाद घूम जाता है स्टीयरिंग और दूसरी तरफ डिवाइडर की तरफ यह गाड़ी चली जाती है पिकअप वाहन और डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है। मोहन निवास चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है। तो पन्ना से यह खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला और यहां पर गनीमत है कि लोग नहीं थे। अगर लोग होते तो क्या, देखिए एक दो तीन आप देखेंगे। देखिए वहां से तेज वाहन आ रहा है, वहां पहले ये एक वाहन को ये टक्कर मारी उसने, उसके बाद फिर ट्रैक्टर को टक्कर मारी और फिर जाकर डिवाइडर पर चढ़ जाता है। मतलब 3 टक्कर मारते हुए ये चढ़ जाता है। ड्राइवर नशे में बताया गया है। देखिए कितनी ज्यादा तेज गति है और अगर इसके बीच में कोई आ जाता तो जाहिर सी बात है कि यह जानलेवा हो जाता उस व्यक्ति की। इधर धार की बात कर ले तो यहां पर भी सड़क हादसा पेश आया जिसके बाद लोगों का गुस्सा देखने को मिला और लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। तेज रफ्तार बस की टक्कर की वजह से बाइक सवार युवक की मौत हो गई और इस हादसे के बाद लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने गुस्से में आकर बस को आग के हवाले कर दिया। घटना की खबर जैसे ही मिली तो दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन युवक की मौत हो गई। बाइक सवार को टक्कर मारी थी और उसके बाद युवक की मौत हो गई तो लोगों में नाराजगी देखी गई। लोगों ने तुरंत बस को आग के हवाले कर दिया। रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला और फिर बाद में दमकल को बुलाया गया। दमकल ने इस आग को काबू में किया है। हादसे और रफ्तार के कहर की बात यहीं तक थमती नहीं है। शिवपुरी से भी ऐसी खबर है। यहां पर हाईवे पर दौड़ते ऑटो में अचानक से आग लग गई। खाली कार्टन रखे हुए थे, उसने आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरा ऑटो जो है वो धूं धूं कर जलने लगा। कोलारस थाना क्षेत्र के सिसई के पास की यह घटना है। राहगीरों की मदद से इस आग को बाद में बुझा लिया गया। शिवपुरी से बड़ी खबर बता रहे हैं आप। और मध्य प्रदेश से अहम खबर, बड़ी खबर, इस वक्त नक्सली गतिविधियों की रोक के लिए यूनिफाइड कमांड का गठन किया गया है। प्रभावी नियंत्रण के लिए यूनिफाइड कमांड का गठन है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका गठन किया है। यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उपाध्यक्ष रहेंगे। मुख्य सचिव इसके सदस्य रहेंगे। पुलिस महानिरीक्षक मध्य प्रदेश सदस्य रहेंगे। सचिव यूनिफाइड कमांड की हर साल बैठक होने वाली है और इसमें 2 बार साल में यह बैठक आयोजित की जाएगी। नक्सल मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के लिहाज से बैठक है। तो प्रभावी नियंत्रण किया जाए इसके लिए यूनिफाइड कमांड का गठन कर दिया गया है। अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहेंगे, उपाध्यक्ष गृह मंत्री रहने वाले हैं और साल भर में 2 बार बैठकें इसकी बुलाई जाएंगी। रंजना हमारी सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ी हुई, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे और जानकारी लेंगे रंजना से इस यूनिफाइड कमांड के गठन के पीछे का उद्देश्य क्या है। सीधे रंजना के पास चलते हैं। रंजना, क्या जानकारी आपके पास? जी पुनीत, बिल्कुल सामान्य प्रशासन विभाग ने यूनिफाइड जो कमांड है उसका गठन किया है जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष और गृह मंत्री उपाध्यक्ष हैं और इसी के साथ ही प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव सदस्य इसमें कमेटी में रखे गए हैं। और इस कमेटी के गठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किस तरीके से विकास काम हो रहा है और वहाँ पर राज्य सरकार की जो योजनाएँ हैं वहाँ पर क्या कुछ कामकाज किया जा रहा है, इसको नियंत्रण को लेकर और समीक्षा के लिए ये जो पूरी यूनिफाइड कमांड है उसका गठन किया गया है। और हर साल में 2 बार इसकी बैठकें हैं आयोजित की जाएंगी और जिसमें नक्सल गतिविधियों को लेकर जो समीक्षा है, जो रिपोर्ट है वो इसमें रखी जाएगी और इसके बाद ही आगे जो विकास कामों को लेकर जो रिपोर्ट है वो अधिकारियों से ली जाएगी, जिसमें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम जो विकास कार्यों को लेकर जो मॉनिटरिंग है वो इसको देखेंगे और वहाँ पर जो मध्य प्रदेश में जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र
हैं वहां पर किस तरीके से विकास काम है और योजनाओं की जो समीक्षाएं हैं उसको लेकर जो खाका है वो इस बैठक में रखा जाएगा, इस बैठक में तय किया जाएगा। और मुख्य उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश में अब जो नक्सल है वो पूरी तरह से खात्मे की तरफ है और मुख्य धारा की तरफ इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को लेकर आना और वहां पर विकास को लेकर क्या कुछ कामकाज किया जा रहा है इसको लेकर इस जो यूनिफाइड कमांड है इसमें तमाम बातों को लेकर जो बैठक है उसमें चर्चा की जाएगी और आगे को लेकर जो रणनीति है वो भी तैयार की जाएगी। और यही वजह है कि जो यूनिफाइड कमांड है इसमें जो अधिकारी हैं वो भी शामिल रहेंगे और हर साल 2 बार इस यूनिफाइड कमांड की जो बैठक है वो आयोजित की जाएगी। पुनीत, बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस जानकारी के लिए। तो साल भर में 2 बार ये यूनिफाइड कमांड की बैठक बुलाई जाएगी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है वहां पर विकास कैसे हो रहा है, कैसे किया जाना चाहिए, कहां कमी है, किसे पूरा किया जाए, कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर यह बैठक होने वाली है साल भर में 2 बार और इसीलिए कमांड का गठन किया गया यूनिफाइड कमांड का। बढ़ते आगे, चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात देने का काम किया है। सीएम ने 413 नगरीय निकायों में सड़क के सुधार के लिए 350 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी है। वजह यह है कि सड़कें जो हैं उनकी स्थिति प्रदेश में ठीक नहीं है, इसको लेकर लोगों में नाराजगी भी है और अब सड़कें इस रकम से 350 करोड़ की रकम से ठीक होने वाली। भोपाल में आयोजित कायाकल्प कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। यहां सीएम ने निगम के भीतर आने वाली 413 सड़कों की मरम्मत के लिए 750 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान किया। इसमें से 350 करोड़ की पहली किश्त जारी की गई। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 15 से 30 दिन के अंदर टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह के शासनकाल के दौरान सड़कों की दशा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जब सीएम थे तो मुरम डलवाने पर भी जश्न मनाया जाता था। पहले 25,000 रुपए सड़क पर खर्च करने पर अभिनंदन किया जाता था। हमने तो हजारों करोड़ सड़क पर खर्च कर दिए। जब दिग्विजय जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पैसा नहीं होते थे तो कहीं अगर मुरम 25,000 की डलवा दी तो ही लोग दाल बाफले खिलाते थे गांव में, 25,000 की मुरम। लेकिन 12,174 करोड़ रुपया खर्चा होंगे, आप सोचिए। सीएम ने कहा कि पेयजल सीवेज की लाइन डालने के बाद सड़क खोद दी जाती है। इसके लिए जरूरी है कि सड़कों के रिस्टोरेशन का काम भी किया जाए। और चूंकि चुनावी साल है तो हर बात का रखा जा रहा है ख्याल और एमपी में सवालों की सियासत भी इस बीच जारी है। सीएम ने एक बार फिर से कमलनाथ से एक और सवाल किया है। इस बार पूछा है पूर्व सीएम कमलनाथ से कि कानून व्यवस्था का क्या हुआ, इसको लेकर सवाल किया है। सीएम ने कहा कि कमलनाथ जी, आपने पुलिस हेल्पलाइन स्थापित करने का वायदा किया था घरेलू हिंसा को लेकर, फिर आपने अपने वायदे को निभाया क्यों नहीं? कानून व्यवस्था पर सीएम ने सवाल किया। आज मैं कमलनाथ जी से एक सवाल और पूछ रहा हूं ताकि सनद रहे। उनके राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से फेल हो गई थी। उनने वादा किया था कि घरेलू अपराध पर नियंत्रण हेतु पृथक से पुलिस हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। कमलनाथ जी, आपने कौन सी हेल्पलाइन स्थापित की अलग से, ये तो बताइए। दिग्विजय जी के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो जो जिसके कंधे पे हाथ रख देते हैं उसका परम कल्याण ही उनके दिल में होता है। अब ये दिग्विजय जी की स्टाइल है, वो कहते क्या हैं, दिल में क्या होता है और करते क्या हैं, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इधर मध्य प्रदेश में नई शराब नीति की बात करें तो इस पर सियासत तेज है। कांग्रेस पूर्ण शराबबंदी की मांग करने लग गई है। उमा भारती ने नई शराब नीति को क्रांतिकारी फैसला बता दिया है। एमपी में नई आबकारी नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसमें प्रदेश के सभी अहाते बंद करने का फैसला किया गया है। तो वहीं शराब दुकान में भी शराब पीने पर मनाही होगी। वहीं नई शराब नीति पर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। जहां सीएम शिवराज ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई नीति की तारीफ की। ऐसी आबकारी नीति जो शराब पीने के लिए हतोत्साहित करे, वो लाने का हमने प्रयास किया है। नशा
एक सामाजिक बुराई है और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए तय किया था कि मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को कि इतने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उन्होंने केवल महिलाओं के हित में नहीं लेकिन प्रादेशिक हित में 9 करोड़ प्रदेश की जनता के हित में लिया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। वहीं नई शराब नीति को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने क्रांतिकारी कदम बताया। उमा भारती ने नई नीति बनाने के लिए सीएम शिवराज की तारीफ की। साथ ही उमा भारती ने कहा कि एमपी सरकार द्वारा बनाई गई नई नीति शराब नीति देश में एक बढ़िया मॉडल साबित होगी। नई शराब नीति को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि अहाते बंद करने से कुछ नहीं होने वाला। अहाते बंद करना मानो झुनझुना पकड़ाने जैसा है। शिवराज सरकार अहाते बंद करने की जगह पूर्ण शराबबंदी करे। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे चुनावी स्टंट बताया है। ये सब घोषणाएं हैं। अब ये घबराहट हो रही है, पैरों की जमीन खिसक गई है। उमा भारती ने कहा था कि टोटल शराबबंदी होना चाहिए। भाई शराब अगर बिकेगी वो भी कंपोजिट के देसी में विदेशी भी बिकेगी और आदमी उसको लेगा, 10% उसका रेट भी बढ़ाने की बात आई है उसमें, तो वो कुल मिला के पुरानी बोतल में नई शराब की जो कहावत है वो है। आपको बता दें कि सरकार ने ऐसे वक्त में नई शराब नीति को मंजूरी दी है जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने प्रदेश में शराबबंदी की लगातार मांग कर रही थी। बढ़ते आगे, प्रदेश के सियासी फिजाओं में एक बार फिर से नाम बदलने का रंग घुलने लगा है और अब तो जबलपुर रेलवे स्टेशन रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन कहलाने वाला है। इसके लिए जबलपुर के सांसद ने राकेश सिंह ने पश्चिम मध्य रेल जोन अधिकारियों के साथ बैठक की है और हरी झंडी भी दे दी है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही एमपी में नाम बदलने की सियासत जोर पकड़ने लगी है। राज्य में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मतदाताओं का दिल जीतने के लिए हर तरह की जोर आजमाइश हो रही है। उसमें एक है स्थानों का नाम बदलने की मुहिम शुरू करना। इसी कड़ी में इस बार जबलपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की बारी है। रेल बजट आने के बाद पश्चिम मध्य रेल जोन अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने जबलपुर स्टेशन का नाम बदलकर रानी दुर्गावती स्टेशन करने पर अपनी सहमति देते हुए कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। जबलपुर की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जैसे हमने जबलपुर के एयरपोर्ट की बात की है कि वो रानी दुर्गावती के नाम पर होना चाहिए, ऐसे ही जबलपुर का रेलवे स्टेशन भी रानी दुर्गावती के नाम पर हो। लेकिन इसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। वो राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव जाता है, फिर अलग अलग मंत्रालयों में जाकर फिर बाद में उस पर निर्णय होता है। प्रारंभिक रूप से जो चर्चा है वो रानी दुर्गावती के नाम पर उसका नामकरण हो, ये बातचीत हुई। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया और कहा कि ये स्वार्थ में किया जा रहा है। अब स्टेशन का नाम करना सिर्फ इस बात का घोतक है कि ये स्वार्थ में किया जा रहा है। चाहे वो शहर के नाम बदल दो, संस्थानों के नाम बदल दो, नाम बदलने की राजनीति, क्योंकि ये फ्री काम है, इसमें कोई विकास में पैसा खर्च होता नहीं है, लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है तो उससे खेला जाए। ये वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है जो हमेशा से हमारे आदिवासी समाज की तो मिलने वाली सुविधाओं को काटती रही है। इससे पहले भी कई स्थानों के नाम बदले गए हैं। इससे पहले भोपाल स्थित हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने पर जमकर सियासत हुई थी, लेकिन हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया था। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाना कांग्रेस नेताओं के लिए कुछ नया नहीं है, खास तौर पर लक्ष्मण सिंह के लिए। कांग्रेस की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने फिर से सवाल उठा दिए। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है और लिखा है कि समूचे विपक्ष की एकता की चर्चा इन दिनों बड़ी जोरों से हो रही है, लेकिन जब तक बैठकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार नहीं किया जाएगा परिणाम नहीं आने वाले। केवल आलोचना कर हम वोट नहीं ले सकते। इस ट्वीट पर अब सियासत गरमाई है, बीजेपी निशाना साध रही है तो कांग्रेस बचाव में लगी।
कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करके जिस तरीके से 2018 में हमने चुनाव लड़ा है, ठीक उसी तरीके से संगठन को मजबूत करते हुए हम 2023 का चुनाव जीतने जा रहे हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब आलोचना पर उतर गई है। माननीय दिग्विजय सिंह पूरे 230 विधानसभाओं पर जा रहे हैं तो भाजपा ने आलोचना करना शुरू कर दी। माननीय कमलनाथ जी के दौरे शुरू हो गए हैं, हर जगह कमलनाथ जी पहुंच रहे हैं, भाजपा ने आलोचना शुरू कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी का काम केवल कांग्रेस की आलोचना करना रह गया है, कांग्रेस के बड़े नेताओं की आलोचना करना रह गया है। यही बात उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से कही है। लक्ष्मण सिंह जी, कई बार बेबाकी से सही बात की जाते हैं। वास्तविक में अभी कांग्रेस और विपक्ष का जो काम है, वो मोदी सरकार हो चाहे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो, सरकार को क्रिटिसाइज करना। आपको सकारात्मक कुछ देना पड़ेगा समाज को। आपको एक ऐसा अपना एक एजेंडा सेट करके देना पड़ेगा जिसपे जनता आपको विश्वास कर सके। परंतु अभी नेतृत्व की कमी है कांग्रेस में, नेता नहीं है विपक्ष में, कार्यक्रम नहीं है विपक्ष के पास में, नीति नहीं है विपक्ष के पास में। इन सब चीजों के अभाव में राजनीतिक दल के रूप में विपक्ष चाहे एक हो जाए पर मोदी जी के सामने टिक नहीं पाएगा। तो अपने ही कांग्रेस नेता के ट्वीट को डिफेंड भी ठीक से नहीं कर पा रही है कांग्रेस इस मामले में, और कह रही है कि बीजेपी के ऊपर निशाना है, जबकि साफ तौर पर आईना दिखा रहे हैं लक्ष्मण सिंह पार्टी को। बढ़ते आगे, बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए। साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि हमको पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, हम किसी सरकार, किसी पार्टी के पक्षधर नहीं है। कोई दल हमारे पास लालच से ना आए, हम आशीर्वाद दे सकते हैं बस। ना तो हमें पॉपुलैरिटी चाहिए, हमको तो केवल भारत में रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ और सनातन धर्म की व्यापकता हिंदू राष्ट्र का पक्षधर है, मैं आंतरिक प्रभावित और हम बड़ी गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करें, कोई भी पार्टी हमसे अपेक्षा मत रखना आशीर्वाद के अलावा। ये भी हम स्पष्ट आज कर देते हैं, हम तो केवल बालाजी से प्रार्थना जानते हैं, हम अपने विश्व से प्रार्थना करेंगे विश्व का मंगल हो। तो जो हमारे बागेश्वर बालाजी के चरणों में आए उसकी मनोकामना पूरी हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। इटारसी में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें हिंदू महासभा के कार्यकर्ता जो पहुंचे उन्होंने गोडसे जिंदाबाद के नारे लगा दिए। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने कहा कि नाथूराम गोडसे के इतिहास को छिपाने की कोशिश की गई है और मैं चुनौती देता हूं कि जो गोडसे को हत्यारा मानते हैं वो मुझसे मंच पर आकर बहस कर लें। और बड़ी खबर भोपाल से, राजधानी से 2 निगम मंडलों में नियुक्तियां कर दी गई हैं। 4 लोगों की ये नियुक्तियां हो चुकी हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राकेश गोलू शुक्ला को बना दिया गया है। भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कृष्ण मोहन सोनी बनाए गए हैं। सुनील पांडे, अनिल अग्रवाल उपाध्यक्ष बनाए गए। कुल मिलाकर 4 लोगों की नियुक्ति हो चुकी है। इंदौर और भोपाल विकास प्राधिकरण में ये नियुक्तियां की गई हैं और भोपाल विकास प्राधिकरण में 3 और इंदौर में 1 नियुक्ति हुई है। भोपाल से बड़ी खबर। आइए आगे बढ़ते हैं। अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंची अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की खूब तारीफ की और कहा कि इंदौर तो कमाल का शहर है, यहां के लोग बहुत अच्छे हैं। पोहा जलेबी खाए बिना यहां से कोई जाता नहीं है, इसलिए मैं भी जलेबी खाकर जाऊंगी। श्रद्धा कपूर ने स्टेज पर ही जलेबी मंगवाकर खाई भी। आइनॉक्स थिएटर का शुभारंभ दरअसल किया था। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके फैंस एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए, बेकरार नजर आए। श्रद्धा ने अपने प्रशंसकों को फिल्म के लोगो वाली टी-शर्ट भी गिफ्ट की।
उनके सवालों के जवाब भी दिए और फैन ने उन्हें अपने हाथ से बनाई उनकी तस्वीर भी यहां गिफ्ट की। इधर छतरपुर में पश्चिम बंदेरा